गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे हीरे की आत्मकथा, यानी कि हीरा है उसकी आत्मकथा, उसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि हीरा होता है वो किस प्रकार कीमती होता है और कैसे उसका निर्माण होता है, किस प्रकार वो खान से निकलता है और किन किन मुश्किलों का सामना करता हुआ वो जौहरी के पास पहुंचता है, क्योंकि जौहरी जो होता है वही हीरे की कीमत को जानता है। बाकी जो होते हैं लोग होते हैं वो हीरे की कीमत को नहीं जानते। उनके समान तो हीरा भी एक पत्थर ही होता है। मैं हीरा हूँ, सचमुच ही हीरा हूँ, परंतु जो पहचान सकते हैं उन्हीं के लिए हीरा हूँ, वे मेरा मूल्य समझते। यानी हीरा है वो कह रहा है कि मैं हीरा हूँ, मैं सचमुच हीरा ही हूँ, परंतु मैं उनके लिए ही हीरा हूँ जो मुझे पहचान सकते हैं, जो मेरा मूल्य समझते हैं। उन्हीं की दृष्टि में मैं अमूल्य हूँ और उनकी दृष्टि में ही मैं अमूल्य हूँ। जो मुझे पहचानते नहीं उन्हें मेरे मूल्य का क्या ज्ञान, और जो मुझे नहीं पहचानते हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते, तो उनके लिए उन्हें मूल्य का कोई भी ज्ञान नहीं है। उनके लिए तो मैं पत्थर हूँ और वो मेरे को सिर्फ पत्थर ही समझते हैं। उनकी दृष्टि में मेरी यह कांति, मेरी यह उज्ज्वलता व्यर्थ है, और जो मुझे पत्थर समझते हैं उनकी दृष्टि, उनकी नज़र में मेरी जो ये चमक है, कांति, जो मेरी चमक है, ये जो मेरी उज्ज्वलता है, ये उनके लिए व्यर्थ है। यानी वो मुझे जानते ही नहीं है, तो वो मेरी कीमत और मैं चमकता हूँ, जो चमक है उससे वो कैसे पहचानेंगे। कितनी कठोर तपस्या के बाद मैंने ये उज्ज्वलता प्राप्त की। और हीरा बता रहा है कि मैंने बहुत ही कठोर तपस्या के बाद में मेरे अंदर ये उज्ज्वलता ये आई है, मैंने उज्ज्वलता को प्राप्त किया है। इससे मैं ही जानता हूँ और इसे मैं ही जानता हूँ, बाकी किसी को इसके बारे में नहीं पता है। कितनी यातनाएं सहकर मैंने ये रूप प्राप्त किया, और कितनी परेशानियां सहकर मुझे ये रूप मिला, इसे कोई दूसरा क्या जानेगा। पृथ्वी के गर्भ में रहकर हजारों वर्षों तक उसकी प्रचंड ज्वाला में जलकर मैंने यह सौंदर्य प्राप्त किया है। क्या तुम कभी पन्ना गए? और हीरा कह रहा है कि मैंने जो भूगर्भ है, जो धरती का जो गर्भ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत भयंकर अग्नि जलती रहती है, तो उस अग्नि में जलकर मैंने यह सौंदर्य प्राप्त किया है। मुझे ये सौंदर्य बहुत आसानी से नहीं मिला है। और हीरा कह रहा है कि क्या तुम कभी पन्ना गए हो? पन्ना एक स्थान है, तो उसके लिए पूछ रहा है कि तुम वहाँ पे गए हो। पन्ना मध्य प्रदेश का वह स्थान है जहाँ हीरे निकलते हैं, और पन्ना है वो एक ऐसा स्थान है मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे हीरे निकाले जाते हैं। सारे देश में पन्ना का नाम मशहूर है। वहाँ हीरे की खाने हैं, यहाँ छोटे मोटे बहुत से उद्योग हैं, और वहाँ पे हीरे की खाने और बहुत सारे छोटे और बड़े उद्योग हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जगह ये हीरे की खानों के लिए ही प्रसिद्ध है। भारत में और कहीं हीरा नहीं मिलता। पन्ना की खानों से लगभग 1000 कैरेट हीरा प्रति वर्ष निकाला जाता है। निकाले हुए हीरे को साफ करना और तराशना दूसरा बड़ा भारी काम होता है। और हीरा होता है उसको प्रति वर्ष हर साल 1000 कैरेट हीरा निकाला जाता है, और फिर उसको हीरे को निकाल तो लेते हैं। निकालने के बाद हीरे को साफ करना, उसे साफ सुथरा बनाना, उसे आकार देना दूसरा सबसे भारी काम होता है। एक ज़माना था जब छत्रसाल ने पन्ना नगर में अपनी राजधानी बनाई थी। नहीं, एक ज़माना था, पुराने ज़माने की बात है। छत्रसाल राजा था, उसने पन्ना नगर है उसको अपनी राजधानी बनाई थी। वहीं मैं अपनी जन्मभूमि से बाहर निकाला गया, और वहीं उसी समय क्या हीरा है वो अपनी जन्मभूमि से उसी टाइम बाहर निकाला गया था। मैं पृथ्वी के भीतर लगभग 300 मीटर से भी नीचे पड़ा हुआ था, और हीरा कह रहा है कि मैं पृथ्वी के अंदर लगभग 300 मीटर से भी गहरा नीचे पड़ा हुआ था, परंतु मुझे अपनी 100 मीटर से भी नीचे परंतु मुझे अपनी स्थिति से असंतोष न था, और कह रहा था कि मैं 300 मीटर नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन जो मुझे अपनी जो स्थिति थी, जो मेरी हालत जो थी, उससे मुझे असंतोष नहीं था। मैं शांत था। मैं जानता था कि किसी दिन जिन्हें मेरी चाह है वे मुझे खोद
निकालेंगे। और कह रहा है हीरा कि मुझे ये पता था कि जिस दिन जिसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी वो किसी दिन मुझे ज़मीन को खोदेंगे और मुझे खोद कर निकाल लेंगे। यदि आज तुम मेरे जन्म स्थान में को जाकर देखोगे तो तुम्हें अचरज होगा। और हीरा कह रहा है कि आज अगर इस समय अगर तुम मेरे जो जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जहाँ से मैं निकाला गया था, उस जगह को अगर आप जाकर देखोगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। वहाँ पत्थरों और चट्टानों के ढेर लगे हुए हैं। हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। उन पर निरीक्षण करने के लिए सैकड़ों लोग हैं। बाहर जाने के बाद हीरा कह रहा है कि बाहर आने के बाद मैं एक व्यवसायी के हाथ में पड़ गया। उसने मुझे आदरपूर्वक बड़े यत्न से रखा। और जब हीरा कह रहा है कि जब बाहर आया था, बाहर आने के बाद मैं व्यवसायी के हाथ में पड़ गया तो उसने मुझे बहुत ही आदर से और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे रखा था। उसे सदैव यही भय बना रहता था कि कहीं कोई मुझे उड़ाकर न ले जाए। आखिर एक दिन उसने मुझे एक दूसरे धनी व्यवसायी के हाथ बेच डाला, परंतु एक चतुर चोर ने उसकी आंखों में धूल झोंककर मुझको उड़ा ही लिया। और एक चोर जो एक व्यक्ति था, इसने एक व्यवसायी को बेच डाला और व्यवसायी के घर से चोर है ये हीरे को चुरा लेता है। बूढ़े का वेश बनाकर वह नदी के तट पर आकर रहने लगा। और चोर था वो बूढ़े का वेश बनाकर नदी के तट पे आके रहने लग गया। वह चाहता था कि 2 वर्ष के बाद जब लोग चोरी की बात भूल जाएंगे तब वह मुझे किसी व्यवसायी के हाथ बेच डाले। और चोर कह रहा है कि वो एक बूढ़े महात्मा का रूप बेस बदल के वो नदी के किनारे रहने लग गए। और वो सोच रहा था कि अगर 2 साल हो जाएंगे, 2 वर्ष बीत जाएंगे तो लोग हैं ये चोरी की बातें भूल जाएंगे और मैं किसी व्यवसायी के हाथ इसे बेच डालूंगा। उसने मुझे गड्ढे के भीतर छिपा रखा था। सहसा एक दिन बाढ़ आने पर नदी मुझे बहुत दूर बहा ले गई। और एक दिन अचानक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने पर नदी हीरे को बहाकर ले जाती है। बाढ़ उतर जाने पर मैं मिट्टी में दबकर किनारे पड़ा रहा। और बाढ़ जब उतर गई तो हीरा है वो मिट्टी में दबकर किनारे पर पड़ा रहा। वहीं पड़े पड़े कई वर्ष बीत गए। हजारों लोग आए और चले गए, पर मुझ पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ी। सैकड़ों ने मुझे पैरों से कुचला और ठुकराया, पर मैंने ये निरादर चुपचाप सह लिया। इसी तरह मैंने कई वर्ष काटे। एक दिन एक गुरु उधर से निकला। उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने साधारण चमकीला पत्थर समझकर मुझे अपने झोले में डाल लिया। और एक गुरु वहाँ से निकलते हैं और वो हीरे को एक साधारण पत्थर समझ के अपने झोले में डाल लेते हैं। सोचा कभी कोई लड़का मांगेगा तो इसे खेलने के लिए यही पत्थर दे दूंगा। साल भर में गुरु के झोले में ही पड़ा रहा। एक बार गुरु अपने किसी चेले के घर गया। उसका चेला किसान था। उसने अपने गुरु का बड़ा आदर सत्कार किया। दो दिन उसने अपने घर में टिकाया। खाने पीने का बड़ा अच्छा प्रबंध किया। जब गुरु जी जाने लगे तब उसने अपनी अच्छी विदाई की। जाते समय गुरुजी ने मुझे अपने झोले से निकालकर उसे दे दिया और वो कहा, बेटा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, पर यह पत्थर ही तुझको दे देता हूँ। किसान उसके चले जाने के बाद मेरे बारे में सोचता कि गुरुजी का चिन्ह है, इसे अच्छी तरह रखना चाहिए। यह निश्चय कर उसने मुझे अपने हल के मूठ में लगा लिया। और हल होता है, हल की मूठ होती है, पकड़ने की जगह होती है, उसमें लगा लिया। 2 साल तक मैं खेतों में मारा फिरता रहा। कुछ समय बाद एक जोहरी उस गांव में आया। हल की मूठ पर मुझे देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने किसान से पूछा, भाई ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? किसान ने कहा, ये मुझे अपने गुरुजी दे गए हैं, वह इसे नदी के किनारे से उठाकर लाए। फिर जोहरी ने मुझे खरीदना चाहा। पहले तो किसान ने मुझे बेचना स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुझे अपने गुरुजी का चिन्ह स्वरूप मानता था। पर जब जोहरी उसे 25 रुपये तक देने लगा तब उसने मुझे बेच डाला। जोहरी ने मुझे हल्के मूठ से निकालकर एक चांदी के डिब्बे में बंद कर दिया। इस अपमान से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। रतन का और हीरा था वो जब जोहरी ने उसे ले जाकर चांदी के डिब्बे में बंद कर दिया तो हीरा था यह बहुत ही ज़्यादा दुखी, उसका हृदय था वो दुखी
हो गया। रतन का पारखी होकर भी जोरी ने मेरा मूल्य इतना कम कर दिया, ये मुझे असह्य हो गया। और उसे लगा कि जोरी रतन का पारखी होकर उसे पता है कि रतन कितना महंगा होता है, फिर भी उसने मुझे डिब्बे में बंद कर दिया, मेरा इतना अपमान किया। तो ये हीरा था वो उसके लिए सहनीय हो गया। घर पहुंचकर जब जोरी ने बड़ी खुशी से डिब्बे को खोला तो मुझे दुखी अवस्था में देखा तो उसने अपना सिर पीटते हुए कहा, अरे हीरा, इतने दिनों जगह जगह ठोकरें खाता रहा और तूने चू तक नहीं की। नदी किनारे लोगों ने तुझे कुचला, फिर तू गुरु के झोले में पड़ा रहा। इसके बाद मूर्ख किसान द्वारा हल्के मूठ में जड़ा गया। तूने ये सब सह लिया, मैंने तुझे इतना आदर दिया, इसका यह फल मिला। मैंने इतने क्षीण स्वर में उत्तर दिया कि पता नहीं जोरी उसे सुन सका या नहीं। मैंने आदर भी पाया और निरादर भी। श्रीमानों ने मुझे सिर पर रखा, चोर ने अपने प्राणों को संकट में डालकर मुझे अपनाया। जो मुझे जानते थे उन्होंने मेरे लिए उचित मूल्य भी दिया। निरादर उन लोगों ने किया जो मुझे पहचानते ही न थे, पर जोरी होकर भी तुमने मेरा मूल्य सिर्फ 25 रुपये रखा। इसी दुख में मैं विकल हूँ। तुम तो मेरे कणों से भी हजारों रुपये कमा लोगे, परंतु मैं ये अपमान सहन कैसे जीवन व्यतीत करूँगा। तो हीरा होता है वो अपनी आत्मकथा बताता है कि हीरे का सही परख कौन करता है, जो हीरे का जो योग्य हीरे की योग्यता रखने वाला होता है, हीरे को परखने वाला होता है। तो ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।